Hello and welcome to this special video of RISE IAS. So there is a burning topic nowadays. ये टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में. तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको एक होलसम आइडिया दें और एक हेल्दी नॉलेज को बिल्ड करने में हेल्प करें. सो इस टॉपिक में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं मिस्टर अमित अक्षय. So, Amit, please. Yes. Thank you, sir. Yeah. Hello, everyone. So, Amit. Yes. Can we start about it? Yeah, sure. Yeah. So, uniform. Can you, give us this idea about uniform civil code in a layman's language? Yes. बहुत ही साधारण शब्दों में अगर समझाया तो. अच्छा, साधारण शब्दों में इसको समझने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लिटरली यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है. यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे लिखा है समान, एक जैसा. इट्स वेरी सिंपल. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. नागरिक जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए. संहिता इज कोड. सो कोड, व्हाट काइंड ऑफ कोड? द कोडिफाइड लॉज. तो हमारे जो कोडिफाइड लॉज हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, मतलब समान होने चाहिए सिविलियंस के लिए. तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो लॉज हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. सो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी. सो बोथ आर इन्वॉल्व्ड in some kind of criminal activity, let's say for the sake of example murder. So if person A commits murder, person B also commits murder, both are going to be under the same law, which is the certain section of Indian Penal Code, that is IPC. तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी. सेकेंड एक्ट दोनों का देखते हैं अब हम लोग. मैरिज. ये जो भाई साहब हैं इन्होंने शादी करी, मैरिज 1, और इसके साथ इनके जो पार्टनर है, शी इज अलाइव एंड ही हैज नॉट डाइवोर्स्ड हर. इन दैट सिचुएशन ही इज गोइंग फॉर सेकेंड मैरिज. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी पेनलाइज्ड. He will be penalized for bigamy. That is, you are married to two persons at the same time, which is not allowed in Hindu Marriage Act. इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे. हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इनको अब सजा होगी. He is going to go into the jail. ये तो दोनों में सेम है ना. इंडियन पीनल कोड में मर्डर के लिए जो सजा होगी वो मिलेगी. But second case, marriage, he is doing the same thing. He is married to one person, that is marriage 1, and the wife is alive, plus he has not even divorced his wife. He is going for second marriage. In that situation, he will not be jailed. Not be jailed. The person is being jailed here, but here not being jailed. Why? Because the personal laws, that is the marriage act applicable to Muslims, that is the Shariat Act, इसके बारे में लोग डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे. और यहां पे not just bigamy. So here, sorry for this, bigamy. Here bigamy is a crime, not allowed. Here the person can go for bigamy, in fact polygamy. That is even more than 2 marriages. So polygamy is allowed in Islam as per the Shariat Act, and this is one example of personal law. Amit, thank you so much for explaining these things in such a lucid manner. मेरा एक प्रश्न ये होगा कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसमें सिविल वर्ड का रेलेवेंस क्या है? What is the meaning of civil in uniform civil code? तो सिविल को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं.
सिविल का मतलब समथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर. सो अगर मर्डर नहीं किया है, प्रॉपर्टी इशू है, इनहेरिटेंस इशू है, तो ये सिविल केस कहलाएगा, सिविल इशू है. हिंदी में इसको दीवानी और फौजीदारी नाम से जानते हैं. तो ये फौजदारी इज क्रिमिनल, राइट? फौजदारी इज क्रिमिनल, दीवानी इज सिविल. राइट, थैंक यू. हाउएवर सिविल केसेस में भी कुछ फैमिली लॉज के अंदर आते हैं कुछ चीजें. फॉर एग्जांपल लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, मैरिज, इनहेरिटेंस. तो ये सब जो लॉज है फैमिली लॉज, और इसको पर्सनल लॉ के नाम से भी जानते हैं. सो पर्सनल लॉज में प्लुरैलिटी है. प्लुरैलिटी मतलब अगर कोई अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग लॉज लग सकते हैं, और इसी डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल प्लुरलिज्म बोला जाता है. दिस इज एब्सेंट इन क्रिमिनल केसेस. कोई मर्डर करेगा, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसको समान सजा मिलेगी. इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे इसको. यस. सो फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन. कॉमन लॉज फॉर ऑल रिलीजन्स. पर्सनल मैटर्स के एग्जांपल्स हमने देखे, ये हैं, एंड अदर्स. इन सारे वर्ड्स को एक बार एक्सप्लेन करेंगे. यस. मैरिज. Yes. So marriage and divorce we have for Hindus, Hindu Marriage Act. And for Muslims, we are taking example of Muslims because they are the largest religious minority in India, and that's the reason they are there in news. So Shariat Act, application of Shariat Act 1937. इसको देखने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड. इसके बारे में आप लोग अभी देख लेंगे. एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, हिंदू ससेशन एक्ट, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, एलिमनी एंड अदर्स. तो ये काफ़ी आप लोग सिंपल समझ के इसको समझ सकते हैं, और सिंपल ही है. इसके बारे में 100% अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिल सकती है अभी. क्यों? क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हैं. एक डिस्कशन और डिबेट वाला एस्पेक्ट है, और दूसरा लीगल एस्पेक्ट. सो लीगल एस्पेक्ट में ये है कि हमारे पास इंडिया में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्मेट में आता है, उसी के ऊपर डिबेट चल रहा है. तो हम लोग अभी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या लीस्ट लाइकली आउटकम इसका होगा. सो इक्वालिटी में क्या इश्यूज हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं. तो अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में. सो ये कैसे चला है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर हिस्ट्री जानना चाहते हैं हम लोग, तो हमें इंडिया के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा. हमारे जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट रहे हुए हैं वो धर्मशास्त्र हैं, जिनका वैदिक ओरिजिन है. सो वेदास हैव बीन एट द बेस, एंड देन अ सीरीज ऑफ टेक्स्ट, द कमेंट्री ऑफ द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, वो इंडियन सोसाइटी से इमर्ज होते हैं, इंडियन कल्चर से इमर्ज होते हैं. बट हमारे ऊपर जब फॉरेन पावर्स ओवरकम करते हैं, अपने रूल्स लगाते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड द इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन कल्चर, एंड द वे दे नेगोशिएट देयर डिफरेंसेस और फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स लीगली. सो दे ट्राई टू come up with the European idea of codification of the native laws. So they study Dharma Shastras. We have studied a lot about Sir William Jones and the translation, the authentic translation by many European writers. So उसमें ये आता है कि lex loci, law of the land. कौन सा लैंड? इंडियन और भारतीय. यहां पे क्या चलता है? तो यहां पे जो चलता है वो धर्मशास्त्र चलते हैं, लोगों के माइंड में है, मेमोरी में है, उनकी लिव्ड रियलिटी का पार्ट है. बट दे मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड इन द मैनर विच इज फॉलोड इन द यूरोपियन नेशंस, ब्रिटेन इन पर्टिकुलर. सो वो चाहते हैं कि उसी पैटर्न पे हो, बिकॉज दे आर गवर्निंग आवर लैंड नाउ. सो दे आर ट्राइंग टू कोडिफाई इट. जैसे दोहे चौपाई के हिसाब से कुछ बूढ़े लोग, कुछ हर तरीके के लोग इनफैक्ट भी उसको गा के वो लॉ समझा देते हैं. बट ये बात
जो फॉरेन रूलर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको लिखित में चाहिए. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज कमिंग फ्रॉम द धर्मशास्त्रास और द हिंदू वैदिक ट्रेडिशंस. तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं. तो लॉ ऑफ द लैंड का क्या एक ही केवल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या Yes. इंटरप्रिटेशन रहा है यस, या मल्टीपल रहे हैं? मल्टीपल इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ द लैंड के दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन इज इंडिया इज इनहेरेंटली extremely diverse. That is number one. Number two is the interpretation of the written text or the sung text or the referred text. So law of the land Indian, because of diverse nature of Indian society, diverse nature, and the second is interpretation. So we try to, and diverse in this example, let's say we have the Hindu set of laws, that is the Dharma Shastras, and the Islamic laws or the Muslim laws based on the interpretation of the Holy Quran. So here the Dharma Shastra and the Holy Quran and their interpretation and how it is actually interpreted and applied in the lives of the natives or the people here. And how this has been working for other communities like the non-Hindu Yes. and non-Muslim communities? Yes. So we will see that we have, let's say, Buddhist or Christians or Parsis. So, or Sikh. So at present, Sikh, Jain and Buddhist, they have been treated as Hindus for interpretation of certain laws and fundamental rights. So they are treated as Hindu in most of the situation, especially in the constitutional context. However, when we talk about uniform civil code, so यूनिफॉर्म में कौन कौन लोग होंगे? हिंदू मुस्लिम होंगे या हिंदू मुस्लिम के साथ सिख, बुद्धिस्ट, जैन सबके यूनिफॉर्म किए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ privileges and the rights given to the Sikh community over management of their gurudwaras. Right. So what will be the impact of those rights given to the Sikh community? So the Sikh community itself is worried about it. So yes, so we have non-Hindus, Christians and Parsis. We have a separate act for Parsis, registration of Parsi marriages. Sometimes they are exempted. And anybody out of these, we have a special marriage act. Anybody out of these can get married. Even a Hindu can choose not to get registered as per the Hindu Marriage Act and can get registered as per the Special Marriage Act. And what is the condition of those communities which are not part of these communities, like the tribal communities? Yes. तो So उनकी स्थिति कैसी है Yes. यूनिफॉर्म सिविल कोड में? yes. So uniform civil code में the tribals, they right now they are not extremely vocal as the mentioned communities. But as per the present condition, Schedule 5 and Schedule 6 areas are there, and they have been given a special exemptions, privileges to go as per their customary laws. What is the meaning of customary laws? The customary laws are those laws which are part of their tradition and customs, which is having the force of law. So they go ahead with their inheritance, with their marriage as per their own custom. Can you further explain the history of this Yes. uniform civil code? Yes. So this there are certain, let's say, evils or social evils. For example, we have Raja Ram Mohan Rai. Raja Ram Mohan Rai came up with his efforts. Abolition. Yes. Sati Abolition Act was there. And then after that, Ishwar Chandra Vidyasagar times, he fought a lot for this. And these kind of reforms happened. And similar reforms were not possible for Muslim women because of certain reasons. They did not want it to be governed by man-made laws.
They wanted to be governed by the divine law, which is the Sharia law. So, over a longer period of time, it took some time, maybe more than 100 years. If we take the Sati Abolition Act as the baseline, so it's more than 100 years. So this happened, and for protection of this law, we have a non-government organization, Muslim Personal Law Board. It takes care of the Shariat Application Act, and for other, we have Hindu Succession Act, Buddhist, Jain and Sikhs. So Hindus here would mean this, as we already seen, and there is a separate one for Parsi, the Hindu Marriage Act of 1955. So personal laws have already been taking shape in so many different formats through the discussion and debate inside the parliament and outside the parliament through different channels, formal and informal included. Yes. So there has been lots of debate about this Uniform Civil Code, even in our Constituent Assembly also. Yes. So can you focus about certain points coming from these debates which Yes. can be relevant for us? Yes. Yeah. So it is said that to interpret the certain laws and certain constitutional provisions, we go back and try to read the mind of the constitution makers. That is, the Supreme Court itself refers to the Constituent Assembly debates. So the Constituent Assembly consisted of many committees as well as subcommittees. So one of the subcommittee on fundamental rights was headed by Sardar Vallabhbhai Patel, and UCC was not within the scope of fundamental rights, and hence we see that today UCC is part 4 of Indian Constitution and fundamental rights are part 3 of Indian Constitution. So ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में डाल दिया गया. और क्या डिफरेंस है दोनों में? ये लीगली इन्फोर्सेबल है. लीगली इन्फोर्सेबल. दिस इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल. नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल. इसका मतलब यह है कि जब स्टेट की कैपेसिटी होगी, जब जरूरत होगी, सोसाइटी और स्टेट दोनों उस लेवल पर जाएंगे, तब जाके हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं थ्रू अ मेथड ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. हमारे पास एक और है, inseparably connected with religious beliefs and practices. So uniform civil code would come in conflict with the religious beliefs and the social practices or the religious practices. So Article 25, as of today it's called Article 25, the right to religious freedom. Right to religious freedom. Right to religious freedom. We have Article 25 today plus Article 26. So this comes into conflict with Uniform Civil Yes, Code. yes. So which guarantees the right to freedom of religion subjected to public order, morality and health. For example, triple talaq. Triple talaq has been outlawed because it is in conflict with morality and health. Or that is the human rights of the Muslim women. So triple talaq has been outlawed. Yes. The father of Indian Constitution. So this is what he has to say, that religion, he's in fact called the modern Manu. So modern Manu says that the religion and the law should be kept apart. They should not be interfering with each other. So that is in conflict with fundamental rights, and hence finally also that is, so fundamental rights are kept separately, that is part 3, versus Uniform Civil Code becomes part of part 4. So before we move to the Law Commission, Yes. just an idea that what are the exact wordings to which Uniform Civil Code is placed in our Constitution? शब्द क्या है वो? पार्डन सर, एक बार फिर से बताइए. मैं जानना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्लेसमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
डीपीएसपी में, हाँ। वो किन शब्दों के साथ है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, so exact provision of constitution is mentioned in article 44 of Indian constitution. So article 44 uniform, it appears uniform, तो याद करने में आसानी है. So article 44 says that the state shall endeavor to bring about uniform civil code. Article 37 explains what is the meaning of this endeavor and what is the, in totality, the meaning of DPSP, that is the directive principle of state policy. Even though they are directives, but they are very fundamental to the governance and the policy making. Right. So we cannot just say that they are non-justiciable and non-enforceable and therefore they are not important. No, sometimes they precede fundamental rights also, because they are fundamental to the governance and the policy making. अभी देख लेते हैं कि लॉ कमीशन है. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ट्रेडिशन भी उतना ही पुराना जितना यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम लोग अभी देख रहे हैं. अच्छा, सो लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ कहा है. इससे पहले ब्रीफली आप बताइए कि लॉ कमीशन है क्या? हाँ, देखिए, लॉ कमीशन जो है, जैसे हमारे पास जो इंडिया के फाउंडेशनल लॉज हैं, जो मॉडर्न फाउंडेशनल लॉज हैं, फॉर एग्जांपल आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. तो शुरू में जो 19th सेंचुरी 1850s, 60s, 70s में जो लॉज बने हैं, ये शुरू के जो 4 लॉ कमीशन है, उन्होंने ही ये सारे के सारे फाउंडेशनल लॉज उन्होंने ड्राफ्ट करके इंडिया को दे दिए. और ये सब यूरोपियन पैटर्न पे थे. और वहीं पे कोडिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी लॉज, दैट इज द कोडिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल हिंदू, मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज लॉज were done on the pattern of the European kind of written laws, the written modern laws. Law Commission body, even today, after independence, हमारे पास more or less उसी format में है. That is, it is neither a constitutional nor a statutory body. However, it is an extremely important body. Generally 3 या 5 साल पे लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से करते हैं, और इसको जो हेड करते हैं वो जुडिशरी के हाई पोजीशन के रिटायर्ड जजेस होते हैं. इनका जो मेन काम होता है, जो पुराने रिडंडेंट लॉज हैं या जो हमें नए लॉज बनाने चाहिए सोसाइटी को, अभी जैसे बोले लॉ क्या होता है, एक लिविंग टेक्स्ट, लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग एंटिटी होता है लॉ. तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल लॉ कमीशन का होता है. सो लॉ कमीशन इज नॉट बाउंड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इट इज नॉट strictly bound by any legal provision. So it is a consultative body and it is in the nature of recommendation to the government. Right. So government keeps on consulting it, it keeps on giving recommendation to the government, or on that basis new laws are also drafted. So even यहाँ पर लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बोलता है? So ओपिनियन क्या है? हाँ, तो लॉ कमीशन ने रिसेंटली जो कुछ बातें गवर्नमेंट को बताई हैं, उसमें यह बोला है लॉ कमीशन ने कि अभी वो समय नहीं है. और जो हमारे लेटेस्ट जो लॉ कमीशन विच इज 22nd लॉ कमीशन, उन्होंने तो अभी बोल दिया है कि अगले 1 महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 महीने, इंडिया में जितने भी जो भी चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने व्यूज इनको दे सकते हैं. कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी है. इसके पहले लॉ कमीशन 2016 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 18 में इन्होंने अपना रिपोर्ट, एक काफी डिटेल रिपोर्ट इन्होंने दिया था. और इस डिटेल रिपोर्ट में इन्होंने बोला नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी, यूनिफाइड नेशन. ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि एक ही कंट्री के अंदर जो मल्टीपल सेट ऑफ लॉज है, वो द आइडिया ऑफ वन नेशन वन लॉ के अगेंस्ट जाते हैं. सो वन नेशन वन लॉ के अगेंस्ट जाते हैं. और डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीजन्स, कि अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आपके लिए लॉज अलग है, आप अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लॉ अलग है. तो सिटीजनशिप के अंदर ही स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन लीगल बेसिस पे होता है. तो यूनिफाइड होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ. सो यहाँ पे यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी. एंड सबसे लेटेस्ट लॉ कमीशन क्या कहता है यूसीसी के बारे में? लेटेस्ट लॉ कमीशन तो अभी व्यूज 22nd, हाँ, सो व्यूज अभी मंगवा रहे हैं. और उसके ऊपर इसीलिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये हॉट टॉपिक बना हुआ है. सारी पॉलिटिकल पार्टीज और
जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपने व्यूज़ मोबिलाइज कर रहे हैं. सो इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज. However, things which are against the fundamental rights or things which are against the natural rights or human rights, right, they should be studied and amended. Yeah, like triple talaq. Like triple talaq. Yes. Instant triple talaq. Yes, instant triple talaq. Yes. So nothing can go against nothing can go against the constitution. Nothing should go against the natural law, or nothing should violate human rights. That is applicable. So the law should be fair and reasonable. So that is what it is being said. Yes. तो हाँ, ये कुछ केस लॉज हैं, तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें. हाँ, तो ये तो काफी पॉपुलर केस है, शाहबानो बेगम केस. इसमें डिवोर्स का केस है, इनके हस्बैंड खुद ही वकील थे. सो ये केस गया और केस में ये हुआ कि इनके ऊपर सीआरपीसी लगाया जाए इस केस पे या मुस्लिम पर्सनल लॉ. और ये केस रिलेटेड किससे था? मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस केस ही था. हाँ. और मेंटेनेंस कमिंग आउट ऑफ डिवोर्स, कमिंग आउट ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक. सो ये बार बार इसीलिए होता रहा हुआ है कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स में. सो ये बेसिकली ये सीआरपीसी इनके ऊपर लगाया जाए या मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाया जाए. सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि दोनों के कैसे मैनेज किया जाए. सुप्रीम कोर्ट का क्या था इसमें? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो इतना बड़ा था कि उसके बारे में हम लोग शायद अभी बात नहीं कर सकते. इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल था, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बना सकते हैं. और उस पॉलिटिकल टर्मोइल से बोला जाता है कि सरकारें भी उसमें बनी और बिगड़ी, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. शायद सुप्रीम कोर्ट यूसीसी के फेवर में थी. सुप्रीम कोर्ट यूसीसी के फेवर में थी. यस. फिर बाद में पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने अपना एक फैसला लिया. बिल्कुल. जनमत को ध्यान में रख के. बिल्कुल. हाँ. तो जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे को, तो वो सब थे उसमें. और मोर और लेस हम कह सकते हैं कि यूसीसी को फेवर जुडिशरी करती है कि यूसीसी होना चाहिए. उसका टाइम कब हो, उसका फाइनल मॉड्यूल क्या हो, वो डिस्कशन डिबेट उससे होगा, जो अभी काफ़ी चल रहा है. तो इसके बार बार बहुत सारे केसेस में कहा है, बार बार, और हमेशा यूसीसी के फेवर में मोस्टली सुप्रीम कोर्ट खड़ी रही है. राइट. इस पर काफी चर्चा होती है. गोवा का काफी कॉन्टेक्स्ट आता है. बिल्कुल. गोवा में किस तरह के सिविल कोड की बात होती है? बिल्कुल. तो ये बोला जाता है कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी तो सबसे बड़े ब्रिटिशर्स ही थे, उसके साथ फ्रेंच और पोर्चुगीज का भी ठीक ठाक प्रेजेंस था. तो गोवा एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी और यहाँ पे उन्होंने लॉज पोर्चुगीज लॉ ही चलते थे और अभी भी चलते हैं. तो उसमें ये बोला जाता है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, दैट इज हिंदू और मुस्लिम के लिए सेम. लेकिन बोलते हैं कि द गॉड इज द डिटेल और द डेविल इज इन द डिटेल. तो डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू मैन है तो हिंदू, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर कोई हिंदू मैन है, सो इफ द वाइफ डज नॉट डिलीवर अ चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 25 और अ मेल चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 30, देन द बाइगेमी इज अलाउड. So the double marriage is allowed. Okay. So if you go into detail, it's not straight jacketed uniform civil code कि सब कुछ ऐसे होगा या वैसे होगा, काफी डिटेल्ड है. But कुछ तरह का शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड है. यस, ब्रॉडली कह सकते हैं. यस. कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा. हाँ, इसकी हम बात करें क्योंकि यूपीएससी से काफी रिलेटेड. बिल्कुल. जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि प्रेजेंट सिचुएशन में नॉन जस्टिसेबल है हमारा पार्ट 4. और पार्ट 4 हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास पार्ट 4 में हमारे पास आर्टिकल 44 है. तो आर्टिकल 44 में दो चीजें हैं. इट इज नॉन जस्टिसेबल बट स्टिल फंडामेंटल. दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 37. सो फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, इसको करना ही चाहिए. सो स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हाउएवर, ये जो डीपीएसपी है पार्ट 4 और पार्ट 3 का डिबेट हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेगोशिएट करना है इस डिफरेंस के ऊपर. बहुत सारे केस लॉज भी हैं, तो उसको हम लोग अलग. बिल्कुल. तो ये एंडेवर है
और एंडेवर में जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उसमें से क्या होता है कि फंडामेंटल राइट से कुछ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, पार्ट 3 से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है कि इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है कि सब कुछ हार्मोनियसली फाइनली इंटरप्रेट हो जाए। सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वन, एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन हियर subject to reasonable restrictions. What is reasonable, what is not reasonable, that is a big question mark, and this becomes the part of case laws. Therefore Supreme Courts or the constitutional court, that is the High Court and Supreme Court, both keeps on giving their opinions and sometimes verdicts on this. Right. So regulating secular activities. So काफ़ी ज़्यादा इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे अपील हो सकते हैं, और इंडिया काफ़ी एक रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री है, तो और इसमें जुडिशियल अप्रोचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दे आर द जुडिशरी द फाइनल प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक टर्म सेक्युलरिज्म, अभी हमारा एक लेक्चर बना हुआ है सेक्युलरिज्म के ऊपर। तो सेक्युलरिज्म, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये वर्ड को डाल दिया गया है प्रेम्बल में। सो इंडिया सेक्युलर था और अभी भी है, बट ये वर्ड ऐड हुआ है 1970s में। सार्वभौमिक केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल दिया गया है। सो इसको तो हमेशा ही ध्यान में रखना होगा, इसको चेंज भी नहीं कर सकता बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यस, हाँ। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में काफी सारी दलीलें दी जाती है, तो व्हाट आर द मेजर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इश्यूज हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी क्यों नहीं है या क्यों नहीं होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बट द करंट डिस्पेंसेशन, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देखे, हमने लॉ कमीशन का रिव्यू देखा, बिल्कुल, सो क्यों डिले हो रहा है ये हमने देखा। बिल्कुल, कुछ आर्गुमेंट जो फेवर में है बिल्कुल उस पर चर्चा करें आप। देखिए, एक तो है कि इंटीग्रेट करेगा इंडिया को। सारे के सारे जो इंडियंस हैं अभी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब की बेसिस पे, जैसे ट्राइब के बेसिस पे हमारे पास शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज हैं, और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज में ट्रेडिशनल लॉज चलते हैं उनके। लेकिन यूसीसी के बाद क्या होगा कि पर्सनल, नॉट जस्ट इन पब्लिक स्फेयर बट ऑल्सो इन पर्सनल स्फेयर, उनके ऊपर एक लॉ, पूरे इंडिया के अंदर एक ही लॉ अप्लाई होगा। उससे एक फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी क्रिएट होगी और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इंटीग्रिटी टेरिटोरियल तो है ही, बट एक इंडिया के साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से मोबिलाइज करते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मोबिलाइजिंग द कम्युनिटी हैज़ बीन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो एक ऑल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम, ये भी बोला जाता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने के कारण एक तरीके का ऑल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम हो गया है। पैरेलल कोर्ट्स, यस, कंगारू कोर्ट्स, यस, कि इन द नेम ऑफ द ट्रेडिशन, ऑर्थोडॉक्सी को और जो एंटी मॉडर्निस्ट फोर्सेस हैं उनको कभी कभी बढ़ावा मिल जाता है। तो ये जो ऑल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम जो क्रिएट हो गया है कि किसी दो लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से कानून लगेगा बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी। हम जो बात करते हैं कि सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सो ये सोशल मोरालिटी के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं कि रूल ऑफ मेन वर्सेस रूल ऑफ लॉ, तो सोशल मोरालिटी में रूल ऑफ मेन भी हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज बोला जाता है कि रूल ऑफ मेन अगर बात करें तो इसमें रीजन भी होता है, रीजनेबल आदमी होता है, पैशन भी होता है। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ होता है तो रूल ऑफ लॉ में जो रीजन है और पैशन, ये डिस्कशन और डिबेट के समय रीजन आगे बढ़ जाता है और पैशन को काट दिया जाता है। तो रूल ऑफ रीजन आ जाता है रूल ऑफ लॉ के कारण। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में रूल ऑफ रीजन रहता है, तो रूल ऑफ रीजन के रीजनेबल, फेयर एंड रीजनेबल जो हम लोग देखते रहते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से ये प्रोग्रेसिव बातें हैं, तो सोसाइटी के प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विमेन राइट्स को लेके। बिल्कुल, यस,
तो वुमेन राइट्स एकदम अभी तो सेंट्रल बने हुए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, और इसको हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो बैन किया गया था, हाँ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में वो जो वुमेन जो राइट्स थे वो काफ़ी वायलेट हो रहे थे. दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर देयर सस्टेनेंस, और उनको कभी कभी डिनाई भी कर दिया जाता था, जैसे हम लोगों ने शाहबानो केस में हाँ. देखा था, और बहुत सारे केसेस में ये होता सायरा रहता है. बानो. हाँ, सायरा बानो केस में सो रिसेंटली, यस. तो कंडीशन ऑफ वुमेन को ये काफ़ी इसमें बल मिलेगा. तो ऑल लॉज रिलेटेड टू मैरिज इनहेरिटेंस हम लोगों ने तो इसको देख लिया है काफ़ी हाँ. अलग तरीके से, बस एक लिखा हुआ है. और रियल सेक्युलरिज्म की हाँ, बात है. बिल्कुल. Yes. देखिए, रियल सेक्युलरिज्म के नाम पे एंटी सेक्युलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सेक्युलरिज्म के नाम पे ही उसके लिए बहुत सारे टर्म्स यूज, अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है. यस यस. और स्यूडो सेक्युलरिज्म जैसे चीज़ें होती हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे. लेकिन सबके लिए अगर सिविल कोड भी सेम है, जो पर्सनल स्पेस में अगर लॉज भी सेम है, फैमिली लॉज सेम है, बिल्कुल, तो स्यूडो सेक्युलरिज्म के चांसेस कम हो जाते हैं. सो मेनी प्रोविजंस ऑफ पर्सनल लॉज वायलेट ह्यूमन राइट्स. जैसे हम लोगों ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को देखा कि कुछ भी नहीं है, वुमेन तो कम से कम ह्यूमन तो है ही, तो उनको सर्वाइवल के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके, रोटी कपड़ा मकान, तो उनके लिए तो होना चाहिए. सो ये तो वायलेट करता ही है, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके इसको हटा दिया गया. ये हम लोगों ने देख लिया. सो आर्टिकल 25 एंड 26 गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड यूसीसी इज नॉट अपोज टू सेक्युलरिज्म. सो यूसीसी, ऑफ कोर्स दिस इज एन ओपिनियन, और उसके बीच अभी काफ़ी सारा डिबेट चल रहा है कि यूसीसी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है कि नहीं. हम लोगों ने देख लिया कि रियल सेक्युलरिज्म को प्रमोट करता है यूसीसी, और ठीक है, बाकी हम लोगों ने देख लिया. एक चीज़ इसमें यह है कि कन्फ्यूजन, जितने ज़्यादा लॉज होते हैं उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन ये कम होगा अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा, और इसीलिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा. ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए लॉज अलग है, उनके लिए लॉज अलग है, सबके लिए समान है. तो ये कन्फ्यूजन तो कम होगा, ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन कम होगा, और एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ये बढ़ जाएगी. सो ये काफ़ी पॉइंट फेवर करते हैं कि यूनिफॉर्म के ऊपर लोड भी थोड़ा सा कम. बिल्कुल, जुडिशरी के ऊपर लोड कम होगा. यस, जो इतना ज़्यादा जुडिशरी हमारी जो दबी हुई है लोड में. नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड. हाँ, कि अब आगे क्या होना चाहिए. बिल्कुल. आखिरकार अगर इतने सारे डिबेट्स हैं इमर्ज होके आ रहे हैं, सो यूपीएससी के एक कैंडिडेट के लिहाजे से मैं सोचूं तो वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन क्या है हमारा. अब तो हम लोग सोच सकते हैं, मे बी बिकॉज वी आर यंग, तो एक कुछ रिवोल्यूशनरी कुछ चीज़ कर दें. बट द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज नॉट रिवोल्यूशन राइट नाउ, इट्स इवोल्यूशन. एंड द इवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव. Yes. It doesn't come with a bang. It may not appear very glamorous, but this is democratic. So democratic approach जो होगा, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी, हमारे पास जितने कमिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हमारे पास जो डेमोक्रेटिक मीन्स हैं, हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाहर है, मीडिया है, सेंसिटाइजेशन है, तो वो अप्रोच अभी बेस्ट अप्रोच है. तो पीस मिल अप्रोच वही है. तो मेकिंग पीस बाई पीसेस और मेकिंग प्रोग्रेस बाई पीसेस. सो मेकिंग प्रोग्रेस बाई पीसेस तो बारी बारी से कीजिए. एक बार मैरिज के लिए देख लीजिए, फिर अडॉप्शन, फिर सक्सेशन, तो बारी बारी से धीरे धीरे करते हुए. और यही 21st लॉ कमीशन का है कि हमें बिग बैंग रिफॉर्म्स अगर नहीं होते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रोग्रेसिव इसके डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं. हिंदू कोड लॉ में भी रिफॉर्म ऐसे ही चला है. Exactly. इसको पीस मिल में बांट बिल्कुल. हाँ, मैरिज के लिए अलग से, हाँ, उसमें अमेंडमेंट कर करके, बिल्कुल. हाँ. सो और गोवन प्रैक्टिस जो है, तो गोवन प्रैक्टिस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या गोवन एक्सेप्शनलिज्म जो रहा हुआ है उसको एक एक्सेप्शन को हटा के उसको रूल ही बना सकते हैं ऑल ओवर इंडिया. सो ये एक तरीका है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन डिबेट चाहिए होगा कि हम लोग जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो किसके लिए, क्या वो ट्राइबल्स के लिए भी होगा, क्या वो सर्टेन कम्युनिटीज़ जो ट्रेडिशनली हम लोग बात नहीं करते हैं, क्या उनके लिए भी होगा. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा, क्या इसमें LGBTQ कम्युनिटी को भी मिलेगा या नहीं. तो ये इट्स अ थिंग, जैसे बोलते हैं कि ऑनेस्टी या जस्टिस. फॉर एग्जांपल, जस्टिस क्या है? जस्टिस कोई एक पॉइंट नहीं है, जस्टिस इज अ डायरेक्शन. सो ये प्रोग्रेस का भी वैसा ही डायरेक्शन है. तो ऐसा कोई समय ऐसा नहीं आएगा कि हमने परफेक्ट UCC अचीव कर लिया
जस्टिस की तरह है कि आपको Yeah. मूव करते जाना, जस्टिस इक्विटी की तरह है. यू हैव टू मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, अ पॉजिटिव डायरेक्शन, रीजनेबल लॉजिकल डायरेक्शन. सो आर्टिकल 44 एज वी सॉ टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म को हमेशा कॉमन नहीं मानना चाहिए. Yes. इसका जो टच स्टोन है वो फंडामेंटल राइट्स है, नेचुरल जस्टिस है. तो सबको एक बार उस पारसमणि पे घिस के देखना चाहिए कि क्या है ये. तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन फोर्सेस रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए. और बाकी ये है जेंडर जस्टिस. ये ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जेंडर जस्टिस वाला है. और ह्यूमन जस्टिस इज अबाउट जस्टिफाइंग द ह्यूमन राइट्स, नॉट गोइंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स. एंड जस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑल्सो फ्रेटर्निटी. और इसके लिए अवेयरनेस तो बढ़ानी होगी. अवेयरनेस और उसके ऊपर जो डिस्कशन और डिबेट जो अभी चल रहा है उसके ऊपर होना चाहिए. इसमें मीडिया का भी काफ़ी रोल आता है. और मीडिया के साथ साथ जो इनफॉर्मल जो सोशल मीडिया है या इनफॉर्मल जो चैनल्स हैं, सिविल सोसाइटी, बिल्कुल, तो इनका काफ़ी रोल है और अवेयरनेस को बढ़ाने में. और कुछ अच्छी लाइनें जो आप लिख सकते हैं आप अपने मेंस के आंसर में. सो अच्छी लाइन, बैलेंस, यही वाली एक जो मध्यम मार्गी अप्रोच है, एरिस्टोटल का भी है, गौतम बुद्ध का भी है मध्यम मार्गी अप्रोच. सो बैलेंस किसमें? फंडामेंटल राइट्स वन एंड द रिलीजियस डॉगमास ऑफ द इंडिविजुअल, इन दोनों के बीच का बैलेंस, which is just and proper. Of course it has to be just and proper. Justice and proper, and it should not be extremely technical. A man of ordinary prudence, okay, should be able to discern the differences, and that will help the enforcement of UCC, and they should be free of bias. This is about natural justice. So ये है. और इसके बाद हम लोग आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ छोड़ते हैं. हो सकता है कि आप बहुत ही कन्विंसिंगली एक आंसर नहीं दे पाए. ये इस फॉर्मेट में गड़बड़ हो गया है. मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ. आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड दिस वन इज राइट. सो ये है. और हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं. और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ कुछ भी हो, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कई सालों तक. सो customs and traditions suppress region, leading to obscure ideas, promotion of obscurantism. Do you agree? So इसको आप लिखिए और लिख के आप सबमिट कर सकते हैं. लिख के सबमिट कहीं भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं. सो रिस्पॉन्स और यही है. इसमें सर कुछ छूट गया हो तो बताइए, कुछ अगर है तो. मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक ही डिस्कशन हुआ है, और हालांकि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है. बिल्कुल. एक ये पक्ष बनता है कि यूसीसी के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो अलग अलग देशों में कैसा रहा है, उन्होंने कैसे अपने लॉ को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार डाला है, पर्टिकुलरली द मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक वर्ग है जिससे कि काफी ज्यादा आता है रेजिस्टेंस, या उनके कंसर्न भी होते हैं. अच्छा, इस्लामिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिल्कुल, इन्होंने कैसे डील किया इसे? अच्छा, बांग्लादेश जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड में है, उनका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस रहा हुआ है सेकुलरिज्म के साथ. सो उस कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने आप को कभी सेकुलर वर्ड हटाया, कभी जोड़ा और फिर हटाया. तो उनका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस है, और इसके ऊपर बहुत एक क्लियर आइडिया तो नहीं बोल सकते, बट दे ट्राइंग टू बी सेकुलर. एक तो ये पक्ष है. बट जहाँ से बांग्लादेश निकलता है, पाकिस्तान ने अपने आप को हमेशा से ही थियोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया हुआ है. ये तो पूरा का पूरा थियोक्रेटिक नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल थियोक्रेसी है, एंड दैट इज़ द सिचुएशन इन मेनी ऑफ द इस्लामिक नेशंस कि कॉन्स्टिट्यूशनल थियोक्रेसी चलते हैं. इसमें से एक मिडवे है जो फॉर एग्जांपल फ्रांस का एग्जांपल है. सो फ्रांस में उन्होंने 1905 में ही सेकुलरिज्म के ऊपर और उन्होंने सीधे बहुत ही ज़्यादा ये क्लियर कर दिया
कि रिलीजन जो है आपका 100% प्राइवेट अफेयर है, तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं लाइसेते। लाइसेते इज़ द फ्रेंच ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म, कि सब कुछ सबके लिए समान होगा पब्लिक स्फेयर में, और रिलीजियस आइडेंटिटी वो वियर भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, फ्रांस वाला जो एग्जांपल है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है फ्रांस जी। के सेक्युलरिज्म के मॉडल पर, बिल्कुल, नहीं? हाँ तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। यस, इंडिया में उसका बोला जाता है कि ऑपोजिट चलता है, दैट इज द हाँ। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। यस, गांधी हमारे बोलते हैं कि रिलीजन का अंकुश, या जो मोरालिटी का अंकुश है, या एथिक्स का जो अंकुश है, वो सत्ता के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज यस जी। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से सिचुएशंस हैं। इंडिया का हम लोग बोल सकते हैं कि सुई जनरिस केस है। मतलब इंडिया को अपने लिए जो डिवाइसेस हैं, जो टूल्स हैं, या जो लीगल पोजीशंस है, वो खुद बिल्ड करना होगा, वाइल लुकिंग एट अदर कंट्रीज, वाइल लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज द एक्सपीरियंसेस और लीगल एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंसेस। तो सुई जनरिस केस होगा, वो एक्सपेरिमेंट अभी चालू है, वो चल रहा है, डिस्कशन और डिबेट हो रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक डिस्कशन हो गई। So thank you so much, Amit. Thank you sir. For explaining this topic in such a beautiful manner. So thank you so much, audience, and we are expecting all your comments. Please, share your feedback, comments with us, and we will try our level best to answer all your queries. Yes. Thank you so much. Yeah. Happy learning. Yeah.